Hello everyone, welcome back to another session of your SBI PU 2026 for reasoning. And आज के इस लेक्चर में गाइस हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर SBI PU प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, हर एक आपके फेज में और हर एक बैंक एग्जाम्स में आपका ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे अच्छे से कवर आपको करना है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं और आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप यही सोच के चलते हैं कि मैं डायरेक्टली बहुत जल्दी बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, बट ऐसा नहीं होता है। स्पीड आपकी ग्रेजुअली आती है। तो स्टार्टिंग ही आपको हमेशा बेसिक क्वेश्चन, इजियर क्वेश्चन से ही करना है। जो स्पीड आपकी आएगी, जो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करोगे, वो आसान क्वेश्चन से डेवलप करोगे एंड धीरे धीरे फिर आप उस चीज़ को भी ग्रेजुअली आप जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी इंक्रीज होती रहेगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, तो ऑलवेज स्टार्ट, इफ यू आर अ बिगिनर तो ऑलवेज स्टार्ट विद इजियर क्वेश्चंस। आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है एग्जाम लेवल और एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। आपको हमेशा बेसिक्स क्वेश्चंस इस पे कवर करना है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर अ बिगिनर तो आपको एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ये पता होना चाहिए, और ये ई बुक आपको इसी के लिए हेल्प करेगा। इन ई बुक्स के अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर डिफरेंट ईयर्स के और डिफरेंट एग्जाम्स के मिलेंगे और उनकी आंसर कीज भी मिलेगी, और जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये कंप्लीटली फ्री ई बुक है गाइस, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पे ये कोर्सेज हैं आपके जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। इफ़ यू आर समवन जिसको एक कोर्स, एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जहाँ से वो बिल्कुल बेसिक से या फिर जीरो से स्टार्ट कर रहा है और इंटरव्यू लेवल तक की भी आपके यहाँ पे गाइडेंस मिले, तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बैंकिंग एग्जाम्स के साथ साथ RBI के लिए भी फोकस कर रहा है, तो आपको अलग अलग दो प्लेटफॉर्म नहीं लेने, मतलब दो कोर्सेज नहीं परचेज करने, आपका एक सिंगल कोर्स से भी आपकी दोनों तैयारी यहाँ पे हो सकती है, बैंकिंग एग्जाम्स की और RBI के लिए। तो इसमें आपका RBI गेट बी का आपका फेज 1 एंड फेज 2 आपका इंक्लूड है, और साथ ही बैंकिंग महापैक के जितने भी चीज़ें इंक्लूड हैं सिंगल वाले में, वो आपका सारा कुछ यहाँ पे भी डिलीवरेबल सारे इंक्लूड हो रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप edutab.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो और वहाँ पे आपको बस बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइज हम स्टार्टिंग में अपना इजी क्वेश्चंस ही रख रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस रख रहे हैं। ये आपका शुरुआत है इस चैप्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं। 7 पर्सन्स हैं हमारे पास। ठीक है, 7 पर्सन्स हैं हमारे पास। P to V आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। क्या है कि जो यहाँ पे आपके 7 पर्सन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे 2 पर्सन्स R और U के बीच में बैठे हैं। P सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ T, तो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। अभी सेकेंड टू लेफ्ट क्या है? P है। Q सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ S, ये भी अलग पर्सन आ गया। R, अब एक अगेन R के लिए इंफॉर्मेशन है कि R, क्योंकि हमने पहले भी नोटिस किया था, R सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। अब जब यहाँ से मेरे पास R के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, इसका मतलब ये एक फिक्स तरीके की इंफॉर्मेशन है। R जो है वो सेकेंड है किसी भी एंड से। अब दो एंड होते हैं लाइन के, किसी रो के, लेफ्ट साइड का एंड और राइट साइड का एंड। आपकी लेफ्ट हैंड साइड को आपका लेफ्ट एंड होगा और राइट हैंड में आपका राइट एंड होगा जब सारे पर्सन्स नॉर्थ देख रहे होंगे। तो आपके पास अगर सारे नॉर्थ देख रहे हैं तो R सेकेंड पोजीशन पे यहां से आ सकता है। 7 पर्सन्स आपके ऐसे बैठे हुए हैं और R आपका यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने R को बिल्कुल एग्जैक्ट रख दिया। R के लिए एक और जो कंडीशन थी उसको यहीं से कनेक्ट करो, दैट R और U के बीच में 2 पर्सन है। अब 2 पर्सन लेफ्ट साइड तो नहीं आएगा R का, पहले वाले केस में 2 केस आपने बना लिए, 2 पॉसिबिलिटीज आप इनको बोल सकते हो। एरो आप मार्क कर सकते हो स्टार्टिंग में, जस्ट टू नो कि लेफ्ट कहाँ है राइट कहाँ है, ये जानने के लिए। बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एरो के हिसाब से लेफ्ट और राइट ध्यान रखना। ठीक है, 2 साइड से, क्योंकि एक्सट्रीम एंड 2 है मेरे। R और U के बीच में 2 पर्सन आपने यहां बना दिया, R और U के बीच में 2 पर्सन आपने यहां बना दिया, और इसके अलावा कोई और पोजीशन U की नहीं हो सकती है। नेक्स्ट उसने कहा Q जो है वो थर्ड टू राइट ऑफ S है, और साथ ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नाइदर T नॉर S सिट्स एडजेसेंट टू U। आपको बताना है कि S और T दोनों ही U के नेबर में या U के पास नहीं है, U के नियर में नहीं बैठे हुए हैं।
यू तो ऑलरेडी है मेरे पास। अब मेरे पास एक कंडीशन है कि थर्ड टू राइट ऑफ एस आपने क्यू को रखना है, कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट में दिखेगा, ठीक है। तो आपने एस को उस ऐसे रखना है कि वो क्यू के पास, यू के पास ना आए। तो एस आपका यहाँ पे आ सकता है, क्यू आ सकता है, एस आपका यहाँ आ सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है, इसके अलावा एस आपका नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज एस की आपकी यहाँ हो रही है। दूसरे केस में आप देखोगे एस अगर आप यहां रखोगे तो जाके आपका क्यू यहां आएगा, एस आप यहां नहीं रख सकते, एस आप यहां नहीं रख सकते। अगर एस आपने यहां पे रखने की कोशिश करी तो क्यू के लिए जगह है नहीं। तो नीचे वाले मतलब सेकंड वाले केस में तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल पोजीशन है एस के लिए। तो ऊपर वाले केस में देखो वो दो में से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं। अब साथ में क्योंकि मैं कैंसिल आउट कैसे करूंगी, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो आपके पास हो गया कि P जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ T है, P जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ T है, और साथ में कहा गया कि T भी U का नेबर नहीं है। सेकेंड वाले केस में देखो आपके पास P और T इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि ऐसे ही विजिबल दिख रहा है आपको, सेम सीक्वेंस में आप रख दो। ऊपर केस में वन बाय वन चेक करो। सपोज आपके पास आपने S को एक बार यहाँ रख दिया, सबसे कोने की साइड में S यहाँ रखा और 1 to Q यहाँ रखा, तो P और T के लिए कोई पोजीशन नहीं बचेगी। वाई? बिकॉज देखो T अगर यहाँ आता है तो सेकेंड टू लेफ्ट आपका P नहीं है, T अगर यहाँ आता है तो सेकेंड टू लेफ्ट P नहीं है, T अगर यहाँ आता है तो सेकेंड टू लेफ्ट P के लिए जगह खाली नहीं है। सेम अगर आपने इसका तो समझ गए आपके S यहाँ नहीं आ सकता एक्सट्रीम पोजीशन पे। S की हमारे पास एक और पोजीशन थी, उसको भी चेक कर लेते हैं। S अगर आपने यहाँ पे रखा तो Q आराम से यहाँ आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अब P आप यहाँ रखो, आपके पास क्या है, सेकेंड टू लेफ्ट, T यहाँ रखोगे तो P नहीं आ सकता अगेन, T आप यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि P अगेन नहीं आएगा और T U के नेबर में भी नहीं है, T आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो सारी पॉसिबल पोजीशन जो है वो T की खराब गलत हो रही है, तो S ही आपने पहले ही गलत रखा था। तो S के दोनों पोजीशन अगर फिट नहीं बैठ रही है S के लिए तो पहला केस वहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा एक केस कैंसिल आउट होता है और दूसरा केस आपका फाइनल होगा। एक ही आपने सारी कंडीशन अभी तक फॉलो कर ली है, एक ही पर्सन आपको यहाँ पे रखना है जो बचा हुआ है विच इज V, तो V आपने रखा और आपका ये कंप्लीट डायग्राम बन गया। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं। आपके पास कहा गया है व्हाट इज द पॉसिबल पोजीशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू R। R के रेस्पेक्ट में मतलब R से आप V को किस तरीके से देख सकते हो ये आपको बताना है, ठीक है। तो R आपका कहाँ है और V आपका कहाँ है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेफ्ट साइड को है, R के लेफ्ट में V है, और काउंट करोगे तो 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट साइड आपका कौन है, यहाँ पे V है। नेक्स्ट देखो सेकंड, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन P एंड S, P और S को देखना है और कितने पर्सन उनके बीच में इसमें बैठे हैं, जो सही आपका केस है उसमें P और S अगर आप देखोगे कहाँ हैं और उसके बीच में V U और Q हैं, 3 पर्सन टोटल हैं, तो आपके पास 3 आएगा आंसर। क्या आएगा? 3 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या कहा है, इफ T इज रिलेटेड टू R इन द सेम वे V इज रिलेटेड टू डैश, तो आपके पास T R से कैसे रिलेट करता है, तो देखो T के इमीडिएट लेफ्ट आपके पास R बैठा है, उसी तरीके से V के इमीडिएट लेफ्ट जो बैठा होगा V भी उसी से आपका रिलेट कर रहा होगा। तो V के इमीडिएट लेफ्ट आपके पास S बैठा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? S। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q सिट्स एडजेसेंट टू डैश एंड डैश, तो Q किन दो लोगों का नेबर है साथ में, U और P का, तो मेरा आंसर आ जाएगा U एंड P। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, S एंड T सिट एट द एंड ऑफ द रो, तो आई थिंक ये आपका सही है। नेक्स्ट देखो V इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U है, ये भी ठीक है। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन R और S, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे अगर ट्रू निकलते हैं तो आर आर ट्रू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां से हम आगे करते हैं, ठीक है। 9 डिफरेंट कार्स नेमली किया, स्कोडा, ठीक है, ये 9 कार्स का नेम है, फिर पार्क्ड इन अ रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, दे ऑल आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब कार्स पार्क हो रही है, 9 कार हैं और कैसे हैं, एक रो में पार्क है, अगेन स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे भी, और 9 है अब की बार। तो आपके पास 1 बाय 1 जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे एक बार ट्राई करो, डायरेक्ट एक फ्रेम नहीं बनाना है जब तक कुछ फिक्स ना मिले, ठीक है, फ्रेम ऑफ 9 पर्सन्स नहीं बनाना है। होंडा इज पार्क्ड इन अ मिडिल ऑफ द रो, अब जैसे ये मिला तो इसका आप पता चल गया मिडिल ऑफ द रो कौन सी होगी, 4 इधर बीच में एक पर्सन, तो 9 क्योंकि पूरे टोटल कार हैं, तो होंडा आप बिल्कुल मिड में बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आपके पास यहाँ पे होंडा आ गया, ठीक है, और 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर,
ठीक है, 9 पूरी कार्स हो गई। नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो नॉर्थ में अगेन जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे आपको ये एरो की आदत जरूरत नहीं होगी, स्टार्टिंग में आप ट्राई कर सकते हो। 2 कार हैं, 2 कार्स आर पार्क्ड बिटवीन स्कोडा एंड होंडा। तो होंडा के बाद स्कोडा और होंडा के बीच में 2 कार होंगी। अब वो 2 किसी साइड भी आ सकता है क्योंकि स्कोडा आपका यहाँ पे भी आ सकता है, राइट, और स्कोडा आपका इधर की साइड भी आ सकता है, राइट साइड भी आ सकता है, क्योंकि 2 कार्स तो किधर की साइड भी बीच में हो सकता है, डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपके पास स्कोडा इधर के पोजीशन में भी आ जाएगा। या तो आप क्या करो, आप इसी एक रो में, एक ही अरेंजमेंट में ऊपर एरो के ऊपर एक केस बना लो, एरो के नीचे एक केस बना लो, बस ध्यान रखना क्लियर है आपका डायग्राम या नहीं। या फिर आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि दूसरा डायग्राम बना लो पूरा पूरा, ठीक है। अब मैं टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि इसी में दोनों केस बना रही हूँ, सो दैट कि हमें नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व भी हो पाए। टाटा इज पार्क्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निसान एंड BMW इज kept second to right of Skoda। अब आपने देखा सेकंड टू राइट ऑफ स्कोडा अगर BMW है तो देखो स्कोडा अगर ऐसे होगा उसके सेकंड टू राइट इस तरीके से BMW आपको दिखेगा, और इसका मतलब है कि स्कोडा के राइट में एटलीस्ट 2 कारें तो होनी चाहिए, 2 अरेंजमेंट तो होनी चाहिए। अब जैसे स्कोडा अपनी एरो के नीचे वाला देखो, स्कोडा के मैंने अगर यहाँ रखा तो सेकंड टू राइट पे मेरे पास BMW की जगह तो होगी नहीं, तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। अब आप समझे कि हमारा टाइम सेव हो गया, हमने दूसरा केस भी नहीं बनाया और यहीं पे कैंसिल आउट पॉसिबल पोजीशन हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास स्कोडा की सिर्फ एक पोजीशन है और स्कोडा के सेकंड टू राइट पे आपको BMW रखना है, तो BMW आपका यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टाटा के इमीडिएट लेफ्ट निशान है, सॉरी निशान के इमीडिएट लेफ्ट आपका टाटा है, तो इसको आप बाद में रखना क्योंकि अभी हमें कहीं पे भी जगह मतलब हमारे फिक्स नहीं हो पाएगी। BMW इज केप्ट हो गया, 4 कार्स आर बिटवीन BMW एंड निसान। अब यहां से फिक्स हो चुका है निसान के बारे में इंफॉर्मेशन कि BMW और निसान के बीच में 4 कार हैं। अब 4 दोनों साइड काउंट करो, लेफ्ट भी और राइट भी। अब आप देखो लेफ्ट तो जगह नहीं है पूरी, राइट में काउंट करोगे तो 1 2 3 4 आपके पास निशान जो है वो यहाँ आ जाएगा। इसके इमीडिएट लेफ्ट क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं या नोट डाउन कर चुके हैं कि टाटा है, तो आपके पास टाटा यहाँ आ जाएगा, क्लियर। और उसके अलावा क्या लिखा गया है, एटलीस्ट 4 कार पार्क्ड बिटवीन स्कोडा एंड ऑडी। एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 तो होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 एटलीस्ट 4 करके आपका ऑडी सिर्फ यहीं पे आ सकता है, इससे ज्यादा इधर की साइड कोई न्यू पोजीशन नहीं बन पाएगी। 4 से कम नहीं हो सकता ऑडी और स्कोडा के बीच में, ये चीज फिक्स है। फोर्ड इज नॉट एडजेसेंट टू स्कोडा, अगर फोर्ड उसके आसपास कहीं भी नहीं आएगा तो फोर्ड आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब मेरे पास 2 पोजीशन वैकेंट बची है और 2 कार के नेम भी बचे हैं, कंडीशन सारी खत्म हो गई हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि वो दोनों जो कार्स होंगी वो फिक्स नहीं हुई होंगी, तो आप उनको डायरेक्टली जो आपके पास जगह खाली है वहां डाल दो। जैसे किया हो गया और एक क्या हो गया, टोयोटा हो गया। सेम आपके पास किया हो गया और एक क्या हो गया, इन दोनों के लिए ये 2 पोजीशन है, बट एग्जैक्ट कौन सी है ये नहीं पता। बाकी फाइनल डायग्राम आपका आ चुका है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, विच कार इज पार्क्ड 4th टू लेफ्ट ऑफ निशान। तो 4th टू लेफ्ट ऑफ निशान 1 2 3 और 4th पे कौन है, होंडा। आंसर विल बी होंडा। इफ किया इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, अगर किया, क्योंकि किया का एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बट अगर आप उसको कह रहे हो एक्सट्रीम पे रख दो तो कौन सी कार थर्ड टू राइट ऑफ किया होगी, तो किया अब एक्सट्रीम पे समझ लो 1 2 3 BMW होगी थर्ड टू राइट। आंसर विल बी दिस। हाउ मेनी कार्स आर पार्क्ड बिटवीन स्कोडा एंड फोर्ड, तो स्कोडा 1 2 3 तो 3। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फोर्ड विद रिस्पेक्ट टू, अब BMW से देखो फोर्ड कहाँ पे दिख रहा है, तो BMW से फोर्ड आपका कुछ इस तरह से दिख रहा है सेकंड टू राइट पोजीशन पे, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड टू राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पर्सन्स है, ठीक है, और वो अब सर्कुलर उसमें बैठे हैं। जब भी आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट होगी और इवन नंबर ऑफ पर्सन होगा तो आपका एक एग्जैक्ट टाइप ऑफ डायग्राम बनता है गाइस, ठीक है। सो आपके पास क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से आपने 8 पर्सन्स के अरेंजमेंट को बनाना है जिसमें आपको ऑपोजिट पेयर भी साफ साफ नजर आए, ऑपोजिट पेयर भी आपके क्या हो, साफ साफ नजर आए। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये पूरा सर्कल है। अब इसमें एक चीज देखो कि यहाँ पे जो पर्सन 1 पे बैठा होगा वो सेकंड पर्सन जो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे बैठा होगा उसके ऑपोजिट है। उसी तरह 3 पे जो पर्सन बैठा होगा सपोज 3 स्पॉट पे, तो 4th वाले स्पॉट पर्सन के ऑपोजिट बैठा हुआ है, क्लियर है। अब सारे यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं,
सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो एक सेंटर की तरफ देख रहे होंगे तो एरो भी उस हिसाब से बनाओ, और जहां एरो होगा उसी हिसाब से आपका लेफ्ट और राइट भी डिसाइड होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे पर्सन अगर सेंटर देख रहे हो सब एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं जो ऑपोजिट साइड में बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे ये भी देखो कि अगर मेरे पास ये पर्सन है तो यहाँ पे इसका लेफ्ट इस साइड है जो नीचे वाला एरो है, और ये राइट है। अगर कोई पर्सन ऊपर वाले एरो पे बैठा हुआ है तो उसका राइट जो है वो ये वाला हो जाएगा, और उसका लेफ्ट जो है वो ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके लेफ्ट और राइट डिपेंड करता है कि एरो की डायरेक्शन कौन सी है उस हिसाब से। ठीक है, जैसे डायरेक्शन में होता है बेसिकली। तो हमारे पास कहा गया है 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी। अब 3 पर्सन आपके कैसे बैठेंगे? देखो क्यू यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 टी, दोनों साइड से भी काउंट कर लो, आपके 3 पर्सन ही आएंगे। सिमिलरली अगर क्यू यहाँ बैठा होगा तो 1 2 3 किसी भी साइड से काउंट कर लो, टी आपका यहाँ आएगा। तो 3 पर्सन किसी भी अगर अरेंजमेंट में बैठे हो और यहाँ पे मतलब बेसिकली राउंड अरेंजमेंट हो, क्लोज्ड अरेंजमेंट हो, और उसमें आपके पास 8 नंबर ऑफ पर्सन है और 3 पर्सन किसी के बीच में है, तो हमेशा वो दोनों ऑपोजिट होते हैं, जो 2 पर्सन की बारे में बात हुई है। तो ऐसे ही Q और T भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना, उनको फिक्स नहीं करना, आपको पता है Q यहाँ आएगा तो T दूसरा आएगा ही यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ो, T हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो V का इमीडिएट लेफ्ट ऐसे बनेगा आपका, थोड़ा ध्यान से इसको डायरेक्शन को देखना है बस। S डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T। S जो है वो T के नेबर में नहीं है। अब याद रखो ऐसे नहीं कि इतना टाइम लगेगा या इतनी चीजें सोचनी पड़ेगी आपको, नहीं, धीरे धीरे चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, यूज टू हो जाओगे आप, और काफी चीजें आप ज्यादा क्लियरली पढ़े भी समझ जाओगे। 2 पर्सन्स बिटवीन V और P। अब V और P के बीच में इधर से काउंट करोगे तो नहीं आ पाएगा, इधर से काउंट करोगे तो 2 पर्सन ऐसे आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन बिटवीन R और S के बीच में। अब साथ में उसने कहा S जो है वो यहाँ पे T का नेबर बिल्कुल भी नहीं है और नहीं आएगा। ठीक है। P सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ W। अब P आपके पास है थर्ड टू राइट ऑफ W, क्योंकि अब P तो ऑलरेडी है बट W नहीं है, तो आप इसको उल्टा बोल सकते हो, क्योंकि P ऑलरेडी है W नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि W सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P। थर्ड टू तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट का लेफ्ट हो जाएगा बस, क्योंकि अभी हम W के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, हम P के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो 1 2 3 W आपका यहाँ क्या। एक चीज उसने कही थी R और T के बारे में कि ओनली 1 पर्सन है आपका S और सॉरी R और S के बारे में कहा था, R और S के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है। उसने कहा S T का नेबर नहीं है। अब उसने कहा S T का नेबर नहीं है, तो 1 पर्सन देखो यहाँ पे R यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि उनको एक का गैप चाहिए, तो R यहाँ आएगा बिकॉज S कांट बी द नेबर, और S आपका यहाँ आ जाएगा Q और P के बीच में। एक लास्ट पर्सन बचा, उसे आप यहाँ पे फिल कर दो विच इज U, जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो उसे खाली जगह जो आपको मिलेगी वहां पे आप रख दोगे U, आपका U हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन U एंड Q व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ Q। U और Q के बीच में कितने पर्सन है? राइट ऑफ किसका बोला है? Q का बोला। अब राइट ऑफ Q काउंट करो राइट डायरेक्शन को, तो 1 2 3 आपको कितने मिल रहे हैं? 5 पर्सन मिल रहे हैं, 5। आंसर विल बी मोर देन 3। नेक्स्ट देखो, T और S आप एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, V और R भी कर रहे हैं और W और P भी कर रहे हैं। कह रहा है कि हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ T, सॉरी S। तो S की जो नई पोजीशन होगी वो ऑब्वियसली T की रही होगी, राइट? जो यहाँ पे S की नई पोजीशन होगी वो T की रही होगी, और T और S ने अपनी पोजीशन क्योंकि इंटरचेंज करी है, तो जहां अभी यहाँ पे S है वहां पे T होगा, और जहाँ पे T है वहां पे S होगा। तो नया T जो है वो यहाँ पे बैठा होगा इस पोजीशन पर। तो आपको यहाँ पे कहा गया है हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ S, तो आपके पास S आपका यहाँ हो जाएगा। सेकंड टू लेफ्ट ऑफ S ये वाला पर्सन है, बट ये P नहीं होगा क्योंकि P ने भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है विद W। तो मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे W होगा। तो S के सेकंड टू लेफ्ट आफ्टर द इंटरचेंज, आफ्टर द अरेंजमेंट, न्यू अरेंजमेंट, वो क्या हो गया? W। ठीक है, चलो। ए Q सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डैश, थर्ड टू राइट ऑफ V है ना, तो V वाला ही आपका आंसर होना चाहिए। इफ U इज रिलेटेड टू P इन द सेम वे R इज रिलेटेड टू डैश, U आपका किससे रिलेट करता है? P से, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो R के भी जो ऑपोजिट होगा उससे ही R बिलोंग करेगा या रिलेट करेगा, तो W आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए।
लास्ट क्वेश्चन बचा, उसमें कहा गया है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब वही आपका आंसर होगा जो ऑड होगा बेसिकली। तो वी और टी में क्या सिमिलैरिटी है, वी और टी नेबर है, यू और क्यू भी नहीं नेबर नहीं है, एस और पी नेबर है, यू और डब्ल्यू नेबर है, आर और टी आपके नेबर हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यू और क्यू आपका होगा क्योंकि ये दोनों नेबर नहीं है या नियर नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां से आगे चलते हैं गाइस। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहा गया है, 1 बाय 1 आपको ध्यान से सुनना है। 10 पर्सन हमारे पास, दे आर सिटिंग इन लीनियर टू रोज, ठीक है। 5 पर्सन इन ईच रो। यहाँ पे नेम दिया गया है रो 1 वाले पर्सन का जो सारे साउथ फेस कर रहे हैं, और नेक्स्ट नेम दिया गया है रो 2 वाले पर्सन का जो सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो हमेशा नॉर्थ फेसिंग, जब भी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हो तो नॉर्थ फेसिंग वाले को नीचे साइड बनाना है और साउथ फेसिंग को ऊपर की साइड बनाना है, ताकि वो एक दूसरे को फेस कर पाए, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से आपको बनाना है बेसिकली, जैसे अगर 5 लोग ऊपर होंगे तो 5 लोग उनकी तरफ ऐसे करके नीचे भी होंगे, इस तरीके से। अब हर बार आपको फ्रेम नहीं बनाना है, पहले आपको रीड करना है कंडीशंस को। सारा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू नेहा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपने समझना है, हु सिट्स नहीं इंपॉर्टेंट टू नेहा, मतलब एक नया पर्सन जो ऑपोजिट है नेहा के, नेहा नहीं डायरेक्टली। सारा अब आपको पता है होना चाहिए कि कौन सी रो में आएगी। सारा उस रो में है जो रो आपका नॉर्थ फेसिंग है, रो 2, और रो 1 आपका साउथ फेसिंग है। रो इस वाले में कौन कौन है, सारा, ठीक है, रहने दो, नेम नहीं लिखते हैं, यहीं पे से देख लेंगे। तो सारा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू नेहा। अब हमें देखो यहाँ पे ये पता है कि नेहा के जो ऑपोजिट पर्सन है, राइट, उसके इमीडिएट राइट पे एक और पर्सन होगा और वहां पे सारा बैठी है जो भी है, राइट। ये पर्सन नेहा का ऑपोजिट है, इस पर्सन के इमीडिएट राइट सारा है, तो ऐसे आपने रखना है। अयान डज नॉट सिट एडजेसेंट टू अमर। अयान और अमर दोनों ही कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड रो में आ रहे हैं, दोनों नेबर नहीं है, याद रखना है या फिर नोट डाउन कर लो। नेहा सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओमार। अब थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओमार और नेहा की बात हो रही, नेहा तो ऑलरेडी आ चुका है। तो आपके पास जब मैं बनाऊंगी अरेंजमेंट तो देखो कैसे बनेगा। इतना तो आपको पता है कि नेहा आपके पास साउथ फेसिंग है, और नेहा का जो ऑपोजिट पर्सन है उसके इमीडिएट राइट आपका कौन है, सारा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बोल दे कोई कि नेहा जो है, अब क्योंकि नेहा तो साउथ फेस कर रही है, तो जितने उसके रो में बैठे होंगे सारे के सारे साउथ फेसिंग है। तो नेहा थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओमार है, तो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओमार आप कैसे बनाओगे, तो ओमार को आपने ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि आपके पास थर्ड, अब साउथ देख रहा है उमर, ये याद रखो, उमर क्या देख रहा है, साउथ देख रहा है उमर। तो आपके पास उमर के वो साउथ देखने की वजह से उसका थर्ड टू लेफ्ट कौन, नेहा यहाँ पे होगा। क्लियर है ये चीज, ये साउथ देख रहा है इस वजह से ऐसा हुआ है, ध्यान रखना हम नॉर्थ नहीं फेस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास 5 का स्ट्रक्चर आ गया, 5 ऊपर साइड होंगे, 5 नीचे साइड होंगे, फ्रेम अपने आप यहाँ पे बन गया, ठीक है। साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग का ध्यान रखना है। उसने नेक्स्ट कहा कि 2 पर्सन है सारा और किरण में। अब सारा ऑलरेडी है, किरण के बीच में और सारा के बीच में 2 पर्सन है, ये आपने बना लिया। उसके बाद भी कहा गया है कि किरण हु सिट्स ऑपोजिट टू रवि। अब किरण का ऑलरेडी गिवन हो गया है कि वो रवि के क्या है, डायरेक्टली ऑपोजिट बैठती है। किरण सिट्स ऑपोजिट टू रवि, क्लियर। दिया सिट्स ऑपोजिट टू अयान। अब अयान जो है वो हमारा सेकंड रो में ही है, अयान जो है वो सेकंड रो के अंदर ही है, तो अयान जो है वो किसके ऑपोजिट बैठा है, दिया के। अब अयान को आप वहीं पे बैठा सकते हो जहां पे ऑपोजिट पोजीशन वैकेंट है या खाली है। तो अयान आपका सिर्फ यहाँ आएगा क्योंकि यहीं पे इसके सामने दोनों पोजीशन आगे पीछे खाली है। अयान इज फेसिंग दिया। अब आप देखो वही पर्सन आ रहे हैं रो 1 में जो दिए थे, एक पर्सन दोनों रो, एक फर्स्ट रो में रह गया है, उसको आप फिल कर दो क्योंकि वही बचा अकेले। उसमें आपके पास है आर्या। लास्ट वाली रो, सेकंड वाली रो में कहा गया है लाइन में कि अयान डज नॉट सिट एडजेसेंट टू अमर। अब अमर और अयान साथ में नहीं है, तो अमर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जो दूर होगी अयान से, और एक अकेला पर्सन बच गया है सेकंड रो में भी मीरा, तो मीरा आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पैरेलल रो अरेंजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम्स में आता है। इजी भी आ सकता है, थोड़ा मॉडरेट भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जाम का डेटा और क्या लैंग्वेज रहती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ओनली वन वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल या फिर पर्सन्स को ही अरेंज करना था, बाकी एक्स्ट्रा कुछ हमें नहीं है। और जो आपके पास एक्स्ट्रा वेरिएबल जैसे ही ऐड होता है, वहीं पे बहुत सारे लोगों को क्या होती है, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि दो चीजें हैं, आप कैसे फिट करें। तो अगेन वही है, कंडीशन पढ़नी है और बाकी चीजें आपने करनी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल डिस्कस द 2 वेरिएबल क्वेश्चंस एंड हम यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ठीक है, जो हो सकता है कि एग्जाम लेवल भी यहाँ पे हों, और आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये क्वेश्चंस है गाइज, इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा, ये आपके होमवर्क में है और इनको सॉल्व आपको करना है। और नेक्स्ट में हम पार्ट 2 में यहाँ पे कवर करेंगे चीजें को। ठीक है, तो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इट वॉज जस्ट द स्टार्टिंग। एंड और प्रैक्टिस करने के लिए गाइस, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपकी हेल्प करेगा काफ़ी। और इसके अंदर ये सारी ही डेरिवेटिव्स जो मैं आपको बता रही थी, ये सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या फिर आप edutab.in वेबसाइट खुद से विजिट कर सकते हो, बैंकिंग कोर्सेज चूज कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स आप लगा सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, और वैलिडिटी भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें थी एंड आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी। तो रिमेंबर, आपको खुद से पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, तो उसको एनालाइज करते रहना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। ठीक है, ताकि आप जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं उसको आप टाइम पे ग्रैब कर पाओ। ओके, तो चलिए, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।